अंतरिक्ष की खोज केवल सितारों तक पहुंचना नहीं है। यह हमारी अपनी दुनिया और खुद को समझने के बारे में है। कार्ल सेगन के इन शानदार शब्दों के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऊंचाइयों और उसकी कुछ गहरी खाइयों दोनों की पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं, जिनमें द हिंदू का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण भी शामिल है, वे एक अजीब सी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, एक तरफ तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। वही तो, एक तरफ बजट के आंकड़े आसमान छू रहे हैं और ऐसा लगता है कि महामारी के बाद सब कुछ पटरी पर लौट आया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खाई है। सरकार जो कह रही है और जो असल में कर रही है, उसके बीच का अंतर। तो आज हमारा मिशन है भारत के स्पेस प्रोग्राम की पूरी आर्थिक कुंडली को समझना। हम ये देखेंगे कि निजीकरण की इतनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद प्राइवेट कंपनियां असल में जमीन पर किन मुश्किलों से जूझ रही हैं। और ये विषय यूपीएससी मेंस के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस रॉकेट के नट बोल्ट खोलकर देखते हैं। हाँ। तो शुरू करते हैं बड़े आंकड़ों से, जो पहली नजर में तो बहुत शानदार लगते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2012-13 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष बजट में 182% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये तो सुनने में कमाल का लगता है, मतलब पैसा ही पैसा है। हाँ, पहली नजर में ये आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है। 182% की वृद्धि कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी इन बड़े आंकड़ों की परतों के नीचे छिपी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस बढ़ोतरी का जो बड़ा हिस्सा था, वो 2014 और 2019 के बीच आया। अच्छा। पिछले 5 सालों में यह रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अच्छा, तो ये एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन नहीं है, बल्कि एक पठार की तरह है जो अब थोड़ा सपाट हो रहा है। अब ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इस साल का जो बजट अनुमान है, वो महामारी से पहले के हमारे पीक बजट से भी 5.3% ज्यादा है। ओह, तो रिकवरी हो गई है। हाँ, 2021-22 में बजट लगभग 13,017 करोड़ रुपए था और अब हम उससे भी आगे निकल गए हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि महामारी के जो खोए हुए साल थे, वो अब पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम सरकारी कार्यक्रम यानी इसरो के अपने मिशन जैसे गगनयान वगैरह, उनके लिए पैसों की कमी नहीं है। नहीं है। लेकिन इसमें एक और किरदार है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या NSIL। उसका क्या रोल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। NSIL, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो अपने आंतरिक संसाधनों से करीब 1403 करोड़ रुपए और जुटाएगी। अच्छा। अगर हम इस रकम को भी सरकारी बजट में जोड़ दें, तो भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम पर होने वाला खर्च लगभग 15,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। 15,000 करोड़? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि सरकार के नेतृत्व वाला जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है, वो अब स्थिर हो चुका है, एक मैच्योर स्टेज में पहुंच रहा है। समझ गया। तो इसरो और उसके मिशन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है, निजीकरण। सरकार हर मंच से कहती हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में लाना चाहती है, लेकिन क्या बजट में भी वही बात दिखती है? हमारे स्रोत तो एक बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा और केंद्रीय मुद्दा है, कथनी और करनी का अंतर। बिल्कुल। सरकार की बातें, नीतियां, घोषणाएं, सब कुछ निजीकरण का जोर शोर से समर्थन करती हैं, लेकिन जब आप बजट की किताब खोलते हैं तो वहां ये समर्थन आर्थिक आंकड़ों में नहीं बदलता। मतलब पैसा जा कहाँ रहा है फिर? पैसा अभी भी पारंपरिक रास्ते से ही जा रहा है। इसका बड़ा हिस्सा सीधे इसरो को मिल रहा है ताकि वो अपने मिशन पूरे कर सकें। ठीक है। थोड़ा पैसा इन स्पेस को दिया जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट और प्रमोट करने वाली एजेंसी है, लेकिन वो भी ज्यादातर उसकी प्रशासनिक लागतों के लिए है, मतलब सैलरी और दफ्तर के खर्चे। तो असल में स्टार्टअप्स के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। असल में सरकार ने दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन दरवाजे तक जाने वाला रास्ता बनाना शायद भूल गई है। स्टार्टअप्स को बुलाया तो जा रहा है, पर उन्हें दौड़ने के लिए जमीन ही नहीं दी जा रही। ये जो सुविधाकर्ता या फैसिलिटेटर वाली भूमिका है, जिसका जिक्र SI इंडिया और आईस्पा जैसे उद्योग संगठन बार बार करते हैं, हाँ, सरकार उसे निभाने से चूक रही है। बिल्कुल। वो अभी भी एक खिलाड़ी की भूमिका में ज्यादा है और अंपायर या कोच की भूमिका में कम, और प्राइवेट सेक्टर इसी बदलाव का इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्योंकि सरकार की तरफ से जो मांगें नहीं मानी गईं, उनकी लिस्ट काफी लंबी है, और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। ये प्राइवेट कंपनियां असल में मांग क्या रही हैं?
क्या वो सिर्फ पैसा मांग रही हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ पैसा मांगने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। वो एक इकोसिस्टम, एक सही माहौल बनाने की मांग कर रहे हैं। स्रोतों के अनुसार उनकी मांगों का एक पूरा रोड मैप है। रोड मैप? हाँ, और सबसे पहली और बड़ी मांग है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना। PLI स्कीम, ये तो हमने मोबाइल फोन बनाने के क्षेत्र में सुना था और वो वहां बहुत कामयाब भी रही। ठीक वैसी ही क्या स्पेस के लिए भी वैसी कुछ मांग है? उनका कहना है कि अगर भारत में अंतरिक्ष ग्रेड के पुर्जे यानी सैटेलाइट और रॉकेट में लगने वाले हाई टेक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाए तो यहाँ एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। और बजट में क्या हुआ? इस साल के बजट में इस पर पूरी तरह से चुप्पी है, कोई जिक्र तक नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, आलोचक ये भी तो कह सकते हैं कि सरकार कब तक निजी कंपनियों को इस तरह की सब्सिडी या इंसेंटिव देती रहेगी? ये एक जायज सवाल है, लेकिन उद्योग का तर्क ये है कि ये सब्सिडी नहीं बल्कि एक शुरुआती धक्का है, एक इनिशियल पुश। स्पेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पूंजी गहन है, इसमें अरबों का निवेश होता है और रिटर्न आने में सालों लग जाते हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश अपनी कंपनियों को भारी सरकारी समर्थन देते हैं। PLI स्कीम भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगी। ठीक है, तो पहली मांग हुई PLI स्कीम, जो नहीं मिली। दूसरी बड़ी मांग क्या है? दूसरी और शायद सबसे गंभीर मांग है GST दरों को तर्कसंगत बनाने की। ये मुद्दा थोड़ा तकनीकी है, लेकिन ये स्पेस स्टार्टअप्स के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। GST का स्पेस से क्या लेना देना है? ये उनके कैश फ्लो के लिए एक डेथ वैली यानी मौत की घाटी बना देता है। डेथ वैली? हाँ, होता ये है कि जब कोई स्पेस कंपनी, मान लीजिए सैटेलाइट बनाने के लिए कोई हाईटेक उपकरण या सॉफ्टवेयर विदेश से आयात करती है, तो उसे उस पर 18% GST देना पड़ता है। सीधे सीधे 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब यहीं से मुश्किल शुरू होती है। जब वो कंपनी उस उपकरण का इस्तेमाल करके सैटेलाइट बनाती है और अपनी सेवाएं बेचती है, तो सैटेलाइट सेवाओं जैसी कई अंतिम चीजें टैक्स मुक्त होती हैं। अच्छा? इसका नतीजा ये होता है कि कंपनी ने जो 18 लाख का इनपुट GST भरा था, वो उसे वापस रिफंड के तौर पर नहीं मिलता। वो पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ये ऐसा है कि आप एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए सब्जियों पर GST भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप चैरिटी के लिए खाना बना रहे हैं, तो आपको वो टैक्स कभी वापस नहीं मिलेगा। आपका सारा पैसा तो सामान खरीदने में ही फंस गया। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक छिपे हुए टैक्स की तरह काम करता है, जो मेड इन इंडिया हार्डवेयर को महंगा बना देता है। तो वो क्या चाहते हैं? इसीलिए उद्योग की मांग है कि उन्हें निर्यात की तरह शून्य रेटेड GST व्यवस्था में रखा जाए। इसका मतलब है कि उन्हें इनपुट टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, जिससे उनका पैसा फंसेगा नहीं और बाजार में बना रहेगा। सोचकर ही अजीब लगता है कि भारत की सबसे होनहार स्पेस टेक कंपनियां सिर्फ एक टैक्स फॉर्म की वजह से फेल हो सकती हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात सैट सर्च के सह संस्थापक नारायण प्रसाद ने कही है। उनका कहना है कि INS स्पेस, जिसे निजी कंपनियों का प्रोमोटर बनना था, हाँ, उसे कम से कम 1000 करोड़ का आवंटन मिलना चाहिए था। इस पैसे का इस्तेमाल उद्योग का समर्थन करने, नई तकनीक की मांग पैदा करने में हो सकता था, लेकिन सरकार अपनी ही एजेंसी ISRO को फंड दे रही है। GST और PLI स्कीम तो सीधी सीधी पैसों की बात हो गई, लेकिन हमारे स्रोत एक और बड़ी, थोड़ी अलग तरह की मांग की तरफ इशारा करते हैं, जो शायद इन सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा का दर्जा देना सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो इसका वित्तीय प्रभाव है। ये कोई सीधी सब्सिडी नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कैसे? अगर स्पेस सेक्टर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल जाता है, जैसे कि सड़क, बिजली या टेलीकॉम को मिला हुआ है, तो इन कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा। और इससे कितना फर्क पड़ेगा? ISPA, जो इंडस्ट्री की एक संस्था है, उसका अनुमान है कि इससे पूंजी की लागत यानी लोन पर लगने वाला ब्याज 2 से 3% तक कम हो जाएगा। 2 से 3%? हाँ, अब आपको ये शायद कम लगे, लेकिन एक ऐसे उद्योग में जहां एक प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ लगते हैं और उसे पूरा होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, यह 2-3% की बचत करोड़ों रुपए के बराबर होती है। मतलब अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का लोन ले रही है, तो उसे हर साल 20-30 करोड़ रुपए कम चुकाने होंगे। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी।
इसके बिना हमारे स्टार्टअप्स 10-12% की ऊंची ब्याज दरों पर लोन उठाते हैं, जबकि उनके वैश्विक प्रतिस्पर्धी जैसे स्पेसएक्स उन्हें बहुत सस्ता फाइनेंस लगभग 2-3% पर मिल जाता है। तो हम रेस शुरू होने से पहले ही पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये फिर से उसी डेथ वैली की अवधारणा से जुड़ता है ना, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी खर्च करने और पहली कमाई होने के बीच का लंबा मुश्किल सफर। हाँ। और इसी सफर को आसान बनाने के लिए उद्योग ने 5 साल की टैक्स छूट और R&D पर किए गए खर्च के लिए अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट की भी मांग की है। इनके बिना डीप टेक इनोवेशन का सारा वित्तीय जोखिम निजी कंपनी पर आ जाता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर आप वित्तीय रास्ता ही साफ नहीं करेंगे तो कंपनियां उस पर तेज रफ्तार से दौड़ेंगी कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सबका भविष्य के लिए क्या मतलब है? मान लीजिए अगले बजट में भी ये मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या ये कंपनियां बंद हो जाएंगी? कुछ शायद बंद हो जाएं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा कुछ और है। वो क्या? जोखिम ये है कि हमारी निजी कंपनियां कभी भी अपनी खुद की बड़ी टेक्नोलॉजी, अपनी बौद्धिक संपदा यानी IP विकसित ही नहीं कर पाएंगी। वो बिना प्रयोज्य रॉकेट जैसे बड़े आइडिया पर काम करने के बजाय बस ISRO के लिए छोटे मोटे पुर्जे बनाने वाली सेकंड ग्रेड सप्लायर बनकर रह जाएंगी। मतलब इनोवेशन खत्म हो जाएगा और हम बस एक ठेकेदार बनकर रह जाएंगे? काफी हद तक। और इसका दूसरा बड़ा खतरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन? हाँ, जब देश के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर और वैज्ञानिक देखेंगे कि यहाँ बड़े आइडिया पर काम करने के लिए माहौल ही नहीं है, तो वो अवसर तलाशने के लिए विदेश चले जाएंगे। जैसा कि नारायण प्रसाद कहते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की उद्योग में दिलचस्पी है, लेकिन इसरो की नहीं। उन्हें डर है कि जड़ता मॉडल जारी रहेगा, जिसमें इसरो सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा और स्टार्टअप्स को साथ लेकर चलने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन रुकिए, सरकार ने कुछ तो किया है। पिछले साल एक वेंचर कैपिटल मतलब VC फंड की घोषणा हुई थी, करीब 1000 करोड़ की। हाँ, हुई थी। क्या ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम नहीं है? क्या ये इन समस्याओं का समाधान नहीं करता? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से चुप नहीं बैठी है। 1000 करोड़ का VC फंड निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। तो फिर? लेकिन उद्योग इसमें एक बारीक अंतर बताता है। VC फंड इक्विटी निवेश होता है, यानी वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद कर पैसा लगाता है। ये उन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है जो एक प्रोटोटाइप बना चुकी हैं और अब उसे एक व्यावसायिक उत्पाद में बदलना चाहती हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये VC फंड उन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करता जिनकी हमने अभी बात की। ये GST के कारण फंसे हुए आपके कैश फ्लो को वापस नहीं लाता। अच्छा। ये आपके लोन पर लगने वाली ब्याज दर को कम नहीं करता। ये R&D के शुरुआती खर्च में आपकी मदद नहीं करता। संक्षेप में, सरकार ने कानूनी तौर पर दरवाजा खोल दिया है, लेकिन आर्थिक रूप से उस दरवाजे तक जाने का रास्ता अभी भी उबड़-खाबड़ और कांटों भरा है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, जहां एक और गगनयान जैसे ISRO के अपने बड़े मिशन आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं, वही भारत को 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का 10% हिस्सा हासिल करने का जो बड़ा सपना है, उस सपने को साकार करने वाला प्राइवेट इकोसिस्टम अभी भी जरूरी सुधारों का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। बजट ने सरकारी कार्यक्रम को तो स्थिर कर दिया, लेकिन एक आत्मनिर्भर निजी स्पेस बाजार की नींव अभी भी कमजोर है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। मुख्य बात नीतिगत इरादे और जमीनी हकीकत यानी राजकोषीय कार्रवाई के बीच की यही खाई है। हमने स्पेस सेक्टर को उदार बनाया है, कानून बदले हैं, लेकिन जो आर्थिक और वित्तीय ढांचा है वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है और वो नई रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई देश सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, तो क्या सिर्फ अपने सरकारी रॉकेट को फंड देना ही काफी है, या उसे हर उस छोटे बड़े उद्यमी के लिए भी एक मजबूत लॉन्च पैड बनाना चाहिए जो उसी सपने को साकार करने में जुटा है? हमारे श्रोताओं, विशेषकर UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये गहन चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। किसी भी विषय का आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हम जल्द ही एक और गहरी पड़ताल के साथ वापस आएंगे।